हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें आप देखेंगे आज आधुनिक काल काव्य खंड के अंतर्गत प्रकरण 4, जो कि आपका इस बुक का अंतिम प्रकरण है। प्रकरण 4 इसका नाम है नई धारा तृतीय उत्थान। और इसमें आप देखेंगे वर्तमान काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं उसे देखेंगे। शुक्ल जी ने इसका समय 1975 माना, संवत 1975। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी। इन 25 से 30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मजी, इसमें संदेह नहीं, पर इतनी नहीं जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी है। जैसा पहले कह चुके हैं कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए, उर्दू या फारसी की वहों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का। तो इस प्रकार से ये 3 रास्ते हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए खोले गए, जो एक उर्दू फारसी से रिलेटेड थी, दूसरा संस्कृत के वृत्त और तीसरा हिंदी के छंद। इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ, यानी उर्दू या फारसी की वहनों का। इसका मतलब है, इन्होंने क्या माना है शुक्ल जी ने, कि इसे मैं अवलंबन, प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकाला हुआ अपना मार्ग नहीं है, अतः शेष 2 मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जाता है। तो ये जो संस्कृत के वृत्त हैं और हिंदी के छंद हैं, ये खड़ी बोली में काव्य करने के लिए कितने सहायक हुए, इसके विषय में हम विचार करेंगे। शुक्ल जी ऐसा लिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या लिख रहे हैं कि इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों का माधुर्य अन्यत्रा दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह से स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली के अधिक समावेश से खड़ी बोली की स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अतः वर्ण वृत्तों का थोड़ा बहुत उपयोग किसी बड़े प्रबंध के भीतर बीच में ही उपयुक्त हो सकता है। तात्पर्य यह है कि संस्कृत पदावली का अधिक आश्रय लेने से खड़ी बोली के मजने की संभावना दूर ही रहेगी। हिंदी के सब तरह के प्रचलित छंदों में खड़ी बोली की स्वाभाविक वाग्धारा का अच्छी तरह खपने के योग्य हो जाना ही उनका मजना कहा जाएगा। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो हिंदी है उसमें जो प्रचलित छंद हैं वो खड़ी बोली के योग्य जब हो जाएंगे तब उसे कहा जाएगा कि वह सही रूप से मज चुके हैं। हिंदी के प्रचलित छंदों में दंडक और सवैया भी है। तो प्रचलित छंद में कौन कौन है? दंडक भी है और सवैया भी। सवैया यद्यपि वर्ण वृत्त है, पर लय के अनुसार लघु गुरु का बंधन उसमें बहुत कुछ इसी प्रकार शिथिल हो जाता है, जिस प्रकार उर्दू के छंदों में। मात्रिक छंदों में तो कोई अड़चन ही नहीं है। प्रचलित मात्रिक छंदों के अतिरिक्त कविजन इच्छानुसार नए छंदों का विधान भी बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। खड़ी बोली की कविताओं की उत्तरोत्तर गति की ओर दृष्टिपात करने से यह पता चल जाता है कि किस प्रकार ऊपर लिखी बातों की ओर लोगों का ध्यान क्रमशः गया है और जो जा रहा है। बाबू मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में चलती हुई खड़ी बोली का परिमार्जित और सुव्यवस्थित रूप गीतिका आदि हिंदी के प्रचलित छंदों में तथा नए गढ़े हुए छंदों में पूर्णतया देखने में आया। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी कवित्वों और सयुओं में खड़ी बोली का बहुत ही मजा हुआ रूप सामने ला रहे हैं। उनकी रचनाओं को देखकर खड़ी बोली के मज जाने की पूरी आशा होती है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट अब तक के पैराग्राफ में है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खड़ी बोली में पद्य जो लिखा जाने लगा उसमें 3 रास्ते कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि उर्दू या फारसी की वहनों का, संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का, ये 3 रास्ता आपको ध्यान रखना है कि इसी से होकर जो हमारा खड़ी बोली पद्य है वो आया है। और इसमें से जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो है संस्कृत के वर्णवृत्त और हिंदी के छंदों। आगे देखते हैं। खड़ी बोली का पूर्ण सौष्ठव के साथ मजना
तभी कहा जाएगा जबकि पद्यों में उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश हो और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ बैठे। भाषा का इस रूप में परिमार्जन उन्हीं के द्वारा हो सकता है जिनका हिंदी पर पूरा अधिकार है, जिन्हें उसकी प्रकृति की पूरी परख है। पर जिस प्रकार बाबू मैथिली शरण गुप्त और ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ऐसे कवियों की लेखनी से खड़ी बोली को मसते देख आशा का पूर्ण संचार होता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे लोगों को जिन्होंने अध्ययन या शिष्ट समागम द्वारा भाषा पर पूरा अधिकार नहीं प्राप्त किया है, संस्कृत की विकीर्ण पदावली के भरोसे पर या अंग्रेजी पद्यों के वाक खंडों के शब्दानुवाद जोड़ जोड़ कर हिंदी कविता के नए मैदान में उतरते देख आशंका भी होती है। ऐसे लोग हिंदी जानने या उसका अभ्यास करने की जरूरत नहीं समझते, पर हिंदी भी एक भाषा है जो आते आते आती है। भाषा बिना अच्छी तरह जाने वाक्य विन्यास, मुहावरे आदि कैसे ठीक हो सकते हैं। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि अगर भाषा का पूरी तरीके से आपको ज्ञान नहीं है तो उसके जो लंबे लंबे वाक्य विन्यास होते हैं, उसमें मुहावरे प्रयुक्त होते हैं, उसकी जो व्याकरणिक दृष्टि होती है वो आपकी कैसे शुद्ध हो सकती है। नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह द्विवेदी जी ने बहुत पहले दे दी थी। उन्होंने कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। तो ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। कि नए नए छंदों के व्यवहार और तुक के बंधन के त्याग की सलाह किसने दी थी? द्विवेदी जी ने। उन्होंने क्या कहा था कि तुले हुए शब्दों में कविता करने और तुक, अनुप्रास आदि ढूंढने से कवियों के विचार स्वातंत्र में बाधा आती है। आगे देखेंगे कि नए नए छंदों की योजना के संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। तुक भी कोई ऐसी अनिवार्य वस्तु नहीं है, जो कि महावीर प्रसाद जी मान रहे हैं, पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं? तुक भी ऐसी कोई अनिवार्य वस्तु नहीं है। चरणों के भिन्न भिन्न प्रकार के मेल चाहे जितने किए जाएं ठीक है, पर इधर कुछ दिनों से बिना छंद यानी मीटर के पद्य भी बिना तुकांत के होना तो बहुत ध्यान देने की बात नहीं। निराला जी ऐसी नई रंगत के कवियों में देखने में आते हैं। यह अमेरिका के एक कवि वाल्ट व्हिटमैन की नकल है, जो पहले बंगला में थोड़ी बहुत हुई। बिना किसी प्रकार की छंदो व्यवस्था की अपनी पहली रचना लीव्स ऑफ ग्रास उसने सन 1855 ईस्वी में प्रकाशित की। तो आप याद रख सकते हैं कवि वाल्टमैन की जो पहली रचना थी, जो छंद से मुक्त थी, मुक्त छंद में थी, वो क्या है? लीव्स ऑफ ग्रास 1855 में प्रकाशित हुई थी। उसके उपरांत और बहुत सी रचनाएं इसी प्रकार की मुक्त या स्वच्छंद पंक्तियों में निकली, जिनके संबंध में एक समालोचक ने लिखा है। तो क्या लिखा है कि ये चॉइस of impression, thoughts of feeling thrown together without them, which matters little, without meter, which matters more, and often without reason, which matters much। सारांश क्या है इसका? सारांश यह है कि ऐसी रचनाओं में छंद व्यवस्था का ही नहीं, बुद्धि तत्व का भी प्रायः अभाव है। उसकी ही वह अच्छी कविता मानी और पढ़ी गई जिनमें छंद और तुकांत की व्यवस्था थी। तो अच्छी रचना कौन सी मानी गई? छंद और तुकांत। पद्य व्यवस्था से मुक्त काव्य रचना वास्तव में पाश्चात्य ढंग के गीत काव्यों के अनुकरण का परिणाम है। हमारे यहाँ के संगीत में बंधी हुई राग रागनियाँ हैं, पर यूरोप में संगीत के बड़े बड़े उस्ताद कंपोजर्स अपनी अलग अलग नाद योजना या स्वर मात्रा चलाया करते हैं। उस ढंग का अनुकरण पहले बंगाल में हुआ, वहाँ की देखा दाखी हिंदी में भी चलाया गया। निराला जी का तो इनकी ओर प्रधान लक्ष्य रहा। हमारा इस संबंध में यही कहना है कि काव्य का प्रभाव केवल नाद पर अवलंबित नहीं, छंदों के अतिरिक्त वस्तु विधान और अभिव्यंजन शैली में भी कई प्रकार की प्रवृत्तियां इस तृतीय उत्थान में प्रकट हुई, जिससे अनेक रूपता की ओर हमारा काव्य कुछ बढ़ता दिखाई पड़ा। किसी वस्तु में अनेक रूपता आना विकास का लक्षण है। यदि अनेकता के भीतर एकता का कोई एक सूत्र बराबर बना रहे, इस समन्वय से रहित जो अनेक रूपता होगी या भिन्न भिन्न वस्तुओं की होगी, एक ही वस्तु की नहीं। अतः काव्यत्व यदि बना रहे तो काव्य का अनेक रूप धारण करके भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रवाहित होना उसका विकास ही कहा जाएगा। काव्य के भिन्न भिन्न रूप एक दूसरे के आगे पीछे भी आविर्भूत हो सकते हैं और साथ साथ भी निकल और चल सकते हैं। पीछे आविर्भूत होने वाला रूप पहले से चले आते हुए रूप से अवश्य ही श्रेष्ठ या समुन्नत हो।
ऐसा कोई नियम काव्य क्षेत्र में नहीं है। अनेक रूपों की धारणा करने वाला तत्व यदि एक है तो शिक्षित जनता की बाह्य और आभ्यंतर स्थिति के साथ सामंजस्य के लिए काव्य अपना रूप भी कुछ बदल सकता है और रुचि की विभिन्नता का अनुसरण करता हुआ एक साथ कई रूपों में भी चल सकता है। तो प्रथम उत्थान के भीतर शुक्ल जी कह रहे हैं कि हम देख चुके हैं कि किस प्रकार काव्य को भी देश की बदलती हुई स्थिति और मनोवृत्ति के मेल में लाने के लिए भारतेंदु मंडल ने कुछ प्रयत्न किया, पर यह प्रयत्न केवल सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली बाणी भी दबी सी रही। सामाजिक और राजनीतिक स्थिति की ओर हृदय को थोड़ा प्रवृत्त करके रह गया। राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली बाणी भी दबी सी रही। ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं कि भारतेंदु मंडल के कवियों का आप देखेंगे तो उन्होंने देशभक्ति परक रचनाएं की हैं और काफ़ी कुछ उन्होंने उस समय अंग्रेज़ों से जो है कि अंग्रेज किस प्रकार से धन ले जा रहे हैं, लोगों को शिक्षित करने का काम, राष्ट्रभक्ति, राजनीति, सब पर इन्होंने लेख लिखे हैं, सब पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो लोगों को शिक्षित करने की इन्होंने सोचा, शिक्षित करने को सोचा, सामाजिक और राजनीतिक दोनों में थोड़ा परिवर्तन करने के लिए सोचा कि लोगों के हृदय में इसके स्वरूप को लेकर परिवर्तन हो, अपने हक को लेकर वो आगे आए। पर क्या कहा जा रहा, शुक्ल जी कह रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली बाणी भी दबी सी रही। उसमें ना तो संकल्प की दृढ़ता और न्याय के आग्रह का जोश था, ना उलटफेर की प्रबल कामना का बेग। तो यहाँ से ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए किसी एग्जाम में, इंटरव्यू में, तो भी आप यहाँ से बता सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा था। क्योंकि जो ये वाणी दबी सी रह गई थी, जो उस समय राष्ट्रनीति पे जो बातें रखी जा रही थी भारतेंदु मंडल के द्वारा, वो क्यों बाद में दबी सी रह गई? क्योंकि उसमें संकल्प की दृढ़ता नहीं थी, न्याय के आग्रह का जोश नहीं था और उलटफेर की कामना का वेग नहीं था। आगे देखते हैं कि स्वदेश प्रेम व्यंजित करने वाला यह स्वर अवसाद और खिन्नता का स्वर था। अच्छा, आगे बता रहे हैं कि जो ये स्वदेश प्रेम को व्यंजित करने वाला, बताने वाला जो स्वर था वो अवसाद और खिन्नता का स्वर था, आवेश और उत्साह का नहीं। उसमें अतीत के गौरव का स्मरण और वर्तमान ह्रास का वेदनापूर्ण अनुभव ही स्पष्ट था। अभिप्राय यह है कि प्रेम जगाया तो गया, पर कुछ नया नया सा होने के कारण उस समय काव्य भूमि पर पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित ना हो सका। आगे है कि कुछ नूतन भावनाओं के समावेश के अतिरिक्त काव्य की परंपरागत पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन भारतेंदु काल में न हुआ। भाषा ब्रजभाषा ही रहने दी गई और उसकी अभिव्यंजना शक्ति का कुछ विशेष प्रसार न हुआ। काव्य को बधी हुई प्रणालियों से बाहर निकालकर जगत और जीवन के विविधा पक्षों की मार्मिकता झलकाने वाली धाराओं में प्रवाहित करने की प्रवृत्ति भी न दिखाई पड़ी। आगे है कि द्वितीय उत्थान में कुछ दिन ब्रजभाषा के साथ साथ चलकर खड़ी बोली क्रमशः अग्रसर होने लगी। यहाँ तक कि नई पीढ़ियों के कवियों को उसी का समय दिखाई पड़ा। स्वदेश गौरव और स्वदेश प्रेम की जो भावना प्रथम उत्थान में जगाई गई थी, उसका अधिक प्रसार द्वितीय उत्थान में हुआ और भारत भारती ऐसी पुस्तक निकली। इस भावना का प्रसार तो हुआ, पर इसकी अभिव्यंजना में प्रातिभ प्रगल्भता ना दिखाई पड़ी। आगे देखते हैं कि शैली में प्रगल्भता और विचित्रता चाहे न आई हो, पर काव्य भूमि का प्रसार अवश्य हुआ है। प्रसार और सुधार की जो चर्चा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना के समय से ही रह रहकर थोड़ी बहुत होती आ रही थी, वह सरस्वती निकलने के साथ ही कुछ अधिक ब्यौरे के साथ हुई। उस पत्रिका के प्रथम 2-3 वर्षों के भीतर ही ऐसे लेख निकले जिसमें साफ कहा गया है कि अब न्यायिका भेद और श्रृंगार में ही बंधे रहने का जमाना नहीं है। संसार में ना जाने कितनी बातें हैं जिन्हें लेकर कभी चल सकते हैं। इस बात पर द्विवेदी जी बराबर जोर देते रहे और कहते रहे कि कविता के बिगड़ने और इसकी सीमा परिमित हो जाने से साहित्य पर भारी आघात होता है। द्विवेदी जी सरस्वती के संपादन काल में कविता में नयापन लाने के बराबर इच्छुक रहे। नयापन आने के लिए वे नए नए विषयों का नयापन या नानत्व प्रधान समझते रहे। छंद, पदावली, अलंकार आदि का नयापन उसका अनुगामी। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की ओर लक्ष्य करके इन्होंने लिखा है। तो क्या लिखा है कि इस तरह की कविता सैकड़ों वर्षों से होती आ रही। अनेक कवि हो चुके जिन्होंने इस विषय पर ना मालूम क्या क्या लिख डाला है। इस दशा में नए कवि अपनी कविता में नयापन कैसे ला सकते? वही तुक, वही छंद, वही शब्द, वही उपमा, वही रूपक।
इस पर भी लोग पुरानी लकीर बराबर पीटते जाते हैं। कवित्त सवैये दोहे सोरठे लिखने से बाज नहीं आते। आगे है कि द्वितीय उत्थान के भीतर हम दिखा आए हैं कि किस प्रकार काव्य क्षेत्र का विस्तार बढ़ा, बहुत से नए नए विषय लिए गए, बहुत से कवि कवित्त सवैये लिखने से बाज आकर संस्कृत के अनेक वृत्तों में रचना करने लगे। रचनाएं चाहे अधिकतर साधारण गद्य निबंधों के रूप में ही हुई हों, पर प्रवृत्ति अनेक विषयों की ओर रही, इसमें संदेह नहीं। उसी द्वितीय उत्थान में स्वतंत्र वर्णन के लिए मनुष्येतर प्रकृति को कवि लोग लेने लगे, पर अधिकतर उसके ऊपरी प्रभाव तक ही रहे। उसके रूप व्यापार कैसे सुखद सजीले और सुहावने लगते हैं, अधिकतर यही देख दिखाकर उन्होंने संतोष किया। चिर साहचर्य से उत्पन्न उनके प्रति हमारा राग व्यंजित न हुआ। उनके बीच मनुष्य जीवन को रखकर उनके प्रकृत स्वरूप पर व्यापक दृष्टि नहीं डाली गई। रहस्यमय सत्ता के अक्षर प्रसार के भीतर व्यंजित भावों और मार्मिक तथ्यों के साक्षात्कार तथा प्रत्यक्षीकरण की ओर झुकाव न देखने में आया। इसी प्रकार विश्व के अत्यंत सूक्ष्म और अत्यंत महान विधानों के बीच जहाँ तक हमारा ज्ञान पहुँचा है, वहाँ तक हृदय को भी पहुँचाने का कुछ प्रयास होना चाहिए थे, पर न हुआ। द्वितीय उत्थान काल का अधिकांश भाग खड़ी बोली को भिन्न भिन्न प्रकार के पद्यों में ढालने ही लगा। तृतीय उत्थान में आकर खड़ी बोली के भीतर काव्यत्व का अच्छा स्फुरण हुआ। तो क्या हुआ? जिस देश प्रेम को लेकर काव्य की नूतन धारा भारतेंदु काल में चली थी, वह उत्तरोत्तर प्रबल और व्यापक रूप धारण करता आया। शासन की अव्यवस्था और अशांति के उपरांत अंग्रेजी के शांतिमय और रक्षापूर्ण शासन के प्रति कृतज्ञता का भाव भारतेंदु काल में बना हुआ था। इससे उस समय की देशभक्ति संबंधी कविताओं में राजभक्ति का स्वर भी प्रायः मिला पाया जाता। देश की दुख दशा का प्रधान कारण राजनीतिक समझते हुए भी उस दुख दशा में उद्धार के लिए कवि लोग दयामय भगवान को ही पुकारते मिलते हैं। कहीं कहीं उद्योग धंधों को ना बढ़ाने, आलस्य में पड़े रहने और देश की बनी वस्तुओं का व्यवहार ना करने के लिए वे देशवासियों को भी कोसते पाए जाते हैं। सरकार पर रोष या असंतोष की व्यंजना उनमें नहीं मिलती। कांग्रेस की प्रतिष्ठा होने के उपरांत भी बहुत दिनों तक देशभक्ति की वाणी में विशेष बल और वेग न दिखाई पड़ा। आगे है कि बात यह थी कि राजनीति की लंबी चौड़ी चर्चा साल भर में एक बार धूमधाम के साथ थोड़े से शिक्षित बड़े आदमियों के बीच हो जाया करती थी, जिसका कोई अस्थायी और क्रियोत्पादक प्रभाव नहीं देखने में आता था। अतः द्विवेदी काल की देशभक्ति संबंधी रचनाओं में शासन पद्धति के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता ही था, पर कर्म में तत्पर कराने का आत्मत्याग कराने वाला जोश और उत्साह न था। आंदोलन भी कड़ी याचना के आगे नहीं बढ़े थे। तो देखिए, भारतेंदु काल के विषय में भी इन्होंने बता दिया शुक्ल जी ने। आगे इन्होंने द्विवेदी काल के विषय में भी बता दिया कि किस प्रकार जो देशभक्ति की रचनाएं इस समय भी चल रही थी, उसमें क्या था, शासन के प्रति असंतोष तो व्यंजित होता था, कर्म में तत्पर कराने का उत्साह भी होता था, पर उसमें आत्मत्याग करने वाला जोश और उत्साह नहीं था। आंदोलन यानी उसमें आप आगे बढ़ के कोई काम कीजिए, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाइए और अपने देश के लिए अपने खुद का त्याग करिए, तो ऐसा कोई जोश नहीं था। जैसे बाद में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ऐसे जैसे उन्होंने अपने देश के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया, तो उस प्रकार से तत्परता नहीं थी। आगे है कि तृतीय उत्थान में आकर परिस्थिति बहुत बदल गई। आंदोलन ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। तृतीय उत्थान में क्या हुआ, बहुत कुछ जो ये परिस्थिति थी वो बदली गई। आंदोलन ने सक्रिय रूप धारण किया और गांव-गांव में राजनीतिक और आर्थिक परतंत्रता के विरोध की भावना जगाई गई। सरकार से कुछ मांगने के स्थान पर अब कवियों की बाड़ी देशवासियों को ही स्वतंत्रता देवी की वेदी पर बलिदान होने को प्रोत्साहित करने लगी। अब जो आंदोलन चले वह सामान्य जन समुदायों को भी साथ लेकर चले। इससे उनके भीतर अधिक आवेश और बल का संचार हुआ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आंदोलन संसार के और भागों में चलने वाले आंदोलनों के मेल मिलाएगी, जिससे ये क्षोभ की सार्वभौम धारा की शाखाओं से प्रतीत हुई।
वर्तमान सभ्यता और लोक की घोर आर्थिक विषमता से जो असंतोष का ऊंचा स्वर पश्चिम में उठा, उसकी गूंज यहाँ भी पहुंची। दूसरे देशों का ध्यान खींचने के लिए यूरोप में महायंत्रा परिवर्तन का जो क्रम चला, उसकी पूंजी लगाने वाले थोड़े से लोगों के पास तो अपार धनराशि इकट्ठी होने लगी, पर अधिकांश श्रमजीवी जनता के लिए भोजन वस्त्र मिलना भी कठिन हो गया। आगे है कि अतः एक ओर तो यूरोप में मशीन की सभ्यता के विरुद्ध टॉलस्टॉय की धर्म बुद्धि जगाने वाली बाणी सुनाई पड़ी। तो मशीन की सभ्यता के लिए जो टॉलस्टॉय ने उन्होंने लेख लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसके भारतीय अनुवाद गांधी जी ने किए। जैसे आपको पता है कि मशीनीकरण को लेकर गांधी जी उसके विरोध में आए थे। उन्हें मशीनीकरण से वो बताते थे कि जहां आप देखेंगे कि कोई एक मशीन काम कर रही, जैसे आप जेसीबी को ही ले लीजिए, तो एक जेसीबी जहां काम कर रही, वहां पहले वही 10-10, 15-15 मजदूर काम करते थे। अभी तो दिन भर में जितना एक जेसीबी काम करेगी, उतना तो उनको महीनों के ऊपर लग जाएंगे एक काम करने में, कि 8-10 मजदूर अगर लगे हैं। तो मशीनीकरण से ये चीज़ें हुई कि लोगों का रोजगार छिना। तो यही चीज़ कि किसको फॉलो कर रहे थे गांधी जी? टॉलस्टॉय को। टॉलस्टॉय ने मशीनीकरण को लेकर अपने यहाँ यानी यूरोप में धर्म बुद्धि जगाने वाली लेख लिखने लगे, तो उसका अनुवाद किया गांधी जी ने। दूसरी ओर इस घोर आर्थिक विषमता की ओर प्रतिक्रिया के रूप में साम्यवाद और समाजवाद नामक सिद्धांत चले, जिन्होंने रूस में अत्यंत उग्र रूप धारण करके भारी उलटफेर कर दिया। अब संसार के प्रायः सारे सभ्य भाग एक दूसरे के लिए खुले हैं। इससे एक भूखंड में उठी हुई हवाएं दूसरे भूखंड में शिक्षित वर्गों तक तो अवश्य ही पहुंच जाती हैं। यदि उनका सामंजस्य दूसरे भूखंड की परिस्थिति के साथ हो जाता है, तो उस परिस्थिति के अनुरूप शक्तिशाली आंदोलन चल पड़ते हैं। इसी नियम के अनुसार शोषक साम्राज्यवाद के विरुद्ध राजनीतिक आंदोलन के अतिरिक्त यहाँ भी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, अछूत आंदोलन इत्यादि कई आंदोलन एक विराट परिवर्तनवाद के नाना व्यवहारिक अंगों के रूप में चले। तो इसमें आगे कौन कौन मुख्य भूमिका निभाया है? तो श्री रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई कवियों की बाणी द्वारा ये भिन्न भिन्न प्रकार के आंदोलन प्रतिध्वनित हुए। ऐसे समय में कुछ ऐसे भी आंदोलन दूसरे देशों की देखा दाखी खड़े होते थे, जिनकी नौबत वास्तव में नहीं आई रहती। यूरोप में जब देश बड़े बड़े कल कारखानों से भर गए हैं और जनता का बहुत सा भाग उसमें लग गया है, तब मजदूर आंदोलन की नौबत आई। यहाँ अभी कल कारखाने केवल चल खड़े हुए हैं और उनमें काम करने वाले थोड़े से मजदूर की दशा खेत में काम करने वाले करोड़ों अच्छे अच्छे किसानों की दशा से कहीं अच्छी है। पर मजदूर आंदोलन साथ लग गया। जो कुछ हो, इन आंदोलनों की तस्वीर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। इन आंदोलनों की तीव्र स्वर हमारी काव्यवाणी में सम्मिलित हुआ। जीवन के कई क्षेत्रों में जब एक साथ परिवर्तन के लिए पुकार सुनाई पड़ती है, तब परिवर्तन का एक वाद का व्यापक रूप धारण करता है और बहुतों के लिए सब क्षेत्रों में स्वतः एक चरम साध्य बन जाता है। क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई है। शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो क्रांति है, उसकी क्रांति के नाम से परिवर्तन की प्रबल कामना हमारे हिंदी काव्य क्षेत्र में प्रलय की पूरी पदावली के साथ व्यक्त की गई। इस कामना के साथ कहीं कहीं प्राचीन के साथ पर नवीन के दर्शन की उत्कंठा भी प्रकट हुई। सब बातों में परिवर्तन ही परिवर्तन की यह कामना कहाँ तक वर्तमान परिस्थिति के स्वतंत्रता पर्यालोचन का परिणाम है और कहाँ तक केवल अनुकृत है, नहीं कहा जा सकता। इतना अवश्य दिखाई पड़ता है कि इस परिवर्तनवाद के प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक हो जाने से जगत और जीवन के स्वरूप की यह अनुभूति ऐसे कवियों में कम जग पाएगी, जिसकी व्यंजना काव्य को दीर्घ आयु प्रदान करती है। यह तो हुई काल के प्रभाव की बात। थोड़ा यह भी देखना चाहिए कि चली आती हुई काव्य परंपरा की शैली से अतृप्ति या असंतोष के कारण परिवर्तन की कामना कहाँ तक जगी और उसकी अभिव्यक्ति किन किन रूपों में हुई। भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम और जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई, इसका उल्लेख हो चुका है।
द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रचार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक ओर उसमें भाषा की सफाई आई, दूसरी ओर उसका स्वरूप गद्यवत रखा, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर बाह्यार्थ निरूपक हो गया। अतः इस तृतीय उत्थान में जो प्रतिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, वस्तु विधान की ओर नहीं। तो आप देख रहे हैं शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो तृतीय उत्थान में जो कविताएं हुई उसे क्या का उसका प्रधान लक्ष्य क्या था? उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था और वस्तु विधान की ओर नहीं। अर्थभूमि या वस्तुभूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। द्वितीय उत्थान की कविता में काव्य का स्वरूप खड़ा करने वाली दोनों बातों की कमी दिखाई पड़ती थी। कल्पना का रंग भी बहुत कम या फीका रहता था और हृदय का वेग भी खूब खुलकर नहीं व्यंजित होता था। इन बातों की कमी परंपरागत ब्रज भाषा काव्य का आनंद लेने वालों को भी मालूम होती थी और बंगला या अंग्रेजी कविता का परिचय करने वालों को भी। अतः खड़ी बोली कविता में पद लालित्य, कल्पना की उड़ान, भाव की वेगवती व्यंजना, वेदना की निवृत्ति, शब्द प्रयोग की विचित्रता इत्यादि अनेक बातें देखने की आकांक्षा बढ़ती गई। आगे है कि सुधार चाहने वालों में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रजभाषा काव्य सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। जो अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे, वे कुछ लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर अन्य युक्तियाँ देखना चाहते थे। श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 यानी सन 1910 से ही निकलने लगे थे। ग्रेव, वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का कोकिल, निकले। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले ही कवि खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नए रूप रंग देने और उससे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्त हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार की फुटकल कविताएं और प्रगीत मुक्तक लिरिक्स बंगला में निकल रहे थे, उनके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ चित्रमयी कोमल और व्यंजक भाषाओं में इनकी नई ढंग की रचनाएं संवत 1970 से 71 से निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। तो सबसे पहले है उस समय के कवियों में मैथिली शरण गुप्त। तो इनके विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि गुप्त जी की नक्षत्रा निपात, अनुरोध सन 1915, पुष्पांजलि सन 1917, स्वयं आगत सन 1918 इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य हैं। तो शुक्ल जी किन किन कविताओं का वर्णन कर रहे हैं कि नक्षत्रा निपात, अनुरोध, पुष्पांजलि, स्वयं आगत। आगे है कि पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां। तो कुछ पंक्तियां क्या है कि मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार बिटप से खिला हुआ, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। और दूसरा क्या है कि तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर आऊं मैं, सब द्वारों पर भीड़ बड़ी है, कैसे भीतर जाऊं मैं। इसी प्रकार गुप्त जी की और भी बहुत सी गीतात्मक रचनाएं हैं, जैसे क्या है कि निकल रही है उर से आह, निकल रही है उर से यानी हृदय से आह, ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोंच खोले है, संपुट खोले सीप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ, अपनी अपनी हमें पड़ी। और इसके बाद है कि प्यारे तेरे कहने से जो यहाँ अचानक मैं आया, दीप्त बढ़े दीपों की सहसा मैंने भी ली सांस कहाँ, सो जाने के लिए जगत का यह प्रकाश है जाग रहा, किंतु उसी बुझते प्रकाश में डूब उठा मैं और बहा, निरुद्देश्य नख रेखाओं में देखी तेरी मूर्ति यहाँ। और इसके बाद है मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है किसी विशेष पद्धति या वाद में ना बंधकर कई पद्धतियों पर अब तक चले आ रहे हैं, पर मुकुटधर जी बराबर नूतन पद्धति ही पर चले। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान देने योग्य है। कुछ नमूने देखिए। तो क्या है नमूने कि हुआ प्रकाश तमोमय मग में,
मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमय विलास में, शिशु के सपनोत्पन्न हास में, वन्या कुसुम के शुचि सुवास में था तव क्रीड़ा स्थान। जो कि ये कब का है? 1917 का। इसके बाद दूसरी पंक्तियां देखिए, क्या है कि मेरे जीवन की लघुतरणी आंखों के पानी में तर जा, मेरे उर का छिपा खजाना अहंकार का भाव पुराना, बना आज तू मुझे दीवाना, तब तो श्वेत बूंदों में ढर जा। तीसरी पंक्तियां हैं कि जब संध्या को हट जावेगी भीड़ महान, तब जाकर मैं तुम्हें सुनाऊंगा निज गान, शून्य कक्ष के अथवा कोने में ही एक, बैठ तुम्हारा करूं वहां नीरो अभिषेक। ये इनकी कब की है? 1910 की पंक्तियां हैं। इसके बाद नेक्स्ट कवि हैं मुकुटधर पांडे के बाद पंडित बद्रीनाथ भट्ट। तो भट्ट जी भी सन 1911 के पहले से भी भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे थे। दो पंक्तियां देखिए, तो दो पंक्तियां क्या हैं कि दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्जवल प्रभा पताका अंधकार ही फूल। इसके बाद है श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के भी इस ढंग के कुछ गीत सन 1915 से 16 के आसपास मिलेंगे। तो क्या है इनके विषय में देखते हैं कि ये कवि जगत और जीवन के विस्तृत क्षेत्र के भीतर नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर भाषा को अधिक चित्रमय सजीव और मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। भक्ति क्षेत्र में उपास्य की एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को विशेषता श्री मैथिली शरण गुप्त और श्री मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं कि इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी जिसमें आंदोलित हुए उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार से दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई नई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था, न उसका आहत नाद। इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान न दिया गया रहा होता। छायावाद के पहले नए नए मार्मिक विषयों की ओर हिंदी कविता प्रवृत्त होती आ रही थी। कसर थी तो आवश्यक और व्यंजक शैली की, कल्पना और संवेदना के अधिक योग की। तात्पर्य है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त, श्री मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा हो रहा था। आगे है कि गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चली ही थी कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं की धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्य लेकर चली थी, परंतु ईसाई संतों के छायाभास, फैंटस्माटा तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद, सिंबालिज्म के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी थी। यह बात क्या प्रकट हुआ, एक बने बनाए नए रास्ते का दरवाजा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक बारगी झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इसका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना और कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रखा जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना नहीं सृजित करती। इसके बाद देखते हैं कि छायावाद नाम चल पड़ने का परिणाम यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। तो जब छायावाद एक नया वाद सामने आया तो उसमें क्या क्या चीजें सम्मिलित हुई? रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना का लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा, मधुमयी कल्पना, ये सब साथ में चल पड़ा। आगे है कि शैली की इन विशेषताओं की दूरारूढ़ साधना में ही लीन हो जाने के कारण अर्थभूमि के विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही।
यानी इतनी विशेषताओं को धारण करने के तत्पश्चात वो अर्थ की तरफ ध्यान ले जाना भूल गए। विभाव पक्ष या तो शून्य अथवा अनिर्दिष्ट रह गया। इस प्रकार प्रसारणोन्मुख काव्य क्षेत्र बहुत कुछ संकुचित हो गया। असीम और अज्ञात प्रियतम के प्रति अत्यंत चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार के प्रेमोद्गारों तक ही काव्य की गतिविधि प्रायः बधा गई। हृतांतरित की झंकार, नीरव संदेश, अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पाँव आना, आँख मिचौली, मद में झूमना, विभोर होना इत्यादि के साथ साथ शराब, प्याला, साकी आदि सूफी कवियों के पुराने सामान भी इकट्ठे किए गए। कुछ हेर फेर के साथ वही बधी पदावली, वेदना का वही प्रकांड प्रदर्शन कुछ विशृंखलता के साथ प्रायः सब कविताओं में मिलने लगे। तो जो कुछ हेर फेर हुआ था तो वो सब आगे सभी कविताओं में वही सब चीज़ें व्याप्त मिलने लगी। तो इसमें देखिए कि शुक्ल जी ने लगभग विषय भी बता दिया कि क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं होने लगी। तो देखिए प्याला, साकी, ये सब चीज़ों पर, शराब, इन सब चीज़ों पर ज़्यादातर रचनाएं की जाने लगी। आगे है कि अज्ञेय और अभिव्यक्त, अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर काम वासना के शब्दों में प्रेम व्यंजना भारतीय काव्य धारा में कभी नहीं चले। यह स्पष्ट बात हमारे यहाँ भी था, वहाँ भी था कि प्रवृत्ति वालों को अच्छी नहीं लगती। इससे खिन्न होकर वे उपनिषद से लेकर तंत्र और योग मार्ग तक की दौड़ लगाते हैं। उपनिषद में आए हुए आत्मा के पूर्ण आनंद स्वरूप के निर्देश, ब्रह्मानंद की अपरिमेयता को समझाने के लिए स्त्री पुरुष संबंध वाले दृष्टांत या उपमाएं, योग के शाहदल कमल आदि की भावना को बीच बीच में वे बड़े संतोष के साथ उद्धृत करते हैं। यह सब करने के पहले उन्हें समझना चाहिए कि जो बात ऊपर कही गई है उसका तात्पर्य क्या है। यह कौन कहता है कि मत मतांतरों की साधना के क्षेत्र में रहस्य मार्ग नहीं चले। योग रहस्य मार्ग है, तंत्र रहस्य मार्ग है, रसायन भी रहस्य मार्ग है, पर ये सब साधनात्मक है, प्रकृति भाव भूमि या काव्य भूमि के भीतर चले हुए मार्ग नहीं। भारतीय परंपरा का कोई कवि मणिपुर, अनाहत आदि के चक्रों को लेकर तरह तरह के रंग महल बनाने में प्रवृत्त नहीं हुआ। संहिताओं में तो अनेक प्रकार की बातों का संग्रह है। उपनिषदों में ब्रह्म और जगत, आत्मा और परमात्मा के संबंध में कई प्रकार के मत हैं। वह काव्य ग्रंथ नहीं है। इनमें इधर उधर काव्य का जो स्वरूप मिलता है वह ऐतिह्य, कर्मकांड, दार्शनिक चिंतन, सांप्रदायिक गुह्य साधना, मंत्र तंत्र, जादू टोना इत्यादि बहुत सी बातों में उलझा हुआ है। विशुद्ध काव्य का निखरा हुआ स्वरूप पीछे अलग हुआ है। रामायण का आदि काव्य कहलाना साफ यही सूचित करता है। संहिताओं और उपनिषदों को भी किसी ने काव्य नहीं कहा। अब सीधा सवाल यह रह गया कि क्या वाल्मीकि से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक कोई एक भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिससे ने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रख कर प्रियतम बनाया हो और उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि वाल्मीकि से लेकर पंडित जगन्नाथ तक कोई भी ऐसा कवि बताया जा सकता है जिसने अज्ञेय और अव्यक्त को अज्ञेय और अव्यक्त ही रखकर प्रियतम बनाया हो, उसके प्रति कामुकता के शब्दों में प्रेम व्यंजना की हो। कबीरदास किस प्रकार हमारे यहाँ की ज्ञानवाद और सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद को लेकर चले, यह हम पहले दिखाए हैं। जब हमने पढ़ा है कबीरदास को तो आपको पता है कि वो सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद और ज्ञानवाद दोनों के मेल को लेकर चले हैं। आगे है उसी भावात्मक रहस्य परंपरा का यह नूतन भावभंगी लाक्षणिकता के साथ आविर्भाव है। बहुत रमणीय है, कुछ लोगों को अत्यंत रुचिकर है, यह बात है। प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों के सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बधी हुई रूढ़ी पर व्यक्त होने लगी। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावादी कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में भी प्रतीकवाद या सिंबॉलिज्म के अर्थ में होने लगा। छायावाद की इस धारा के आने के साथ ही साथ अनेक लेखक नवयुग के प्रतिनिधि बनकर यूरोप साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तित काव्य और कला संबंधी अनेक नए पुराने सिद्धांत सामने लाने लगे। कुछ दिन कलावाद की धूम रही और कहा जाता रहा कला का उद्देश्य कला ही है।
इस जीवन के साथ काव्य का कोई संबंध ही नहीं, उसकी दुनिया ही और है। किसी काव्य के मूल्य का निर्धारण जीवन की किसी वस्तु के मूल्य के रूप में नहीं हो सकता। काव्य तो एक लोकातीत वस्तु है, कभी एक प्रकार का रहस्यदर्शी या पैगंबर है। इसी प्रकार कुरुचि के अभिव्यंजनावाद को लेकर बताया गया कि काव्य में वस्तु व वर्णित विषय कुछ नहीं, जो कुछ है वह अभिव्यंजना के ढंग का अनूठापन है। इन दोनों वादों के अनुसार काव्य का लक्ष्य उसी प्रकार सौंदर्य की सृष्टि या योजना कहा गया जिस प्रकार बेल बूटे या नक्काशी का। कभी कल्पना को प्रत्यक्ष जगत से अलग एक स्मरणीय स्वप्न घोषित किया जाने लगा और कभी सौंदर्य भावना के मद में झूमने वाला एक लोकातीत जीव। कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना को बताने वाला मत भी इधर उधर उद्धृत हुआ। तो कला और काव्य की प्रेरणा का संबंध स्वप्न और काम वासना से बताने वाले मत भी इधर उधर उद्धृत हुए। सारांश यह है कि इस प्रकार के अनेक वाद प्रवाद पत्र पत्रिकाओं में निकलते रहे। छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, पर इन कविताओं की बहुत कुछ गतिविधि अंग्रेजी वाक्य खंडों के अनुवाद द्वारा संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से ही तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग लेकर उनके ज्यों के त्यों अनुवाद जगह जगह अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। जैसे क्या है, कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तान, स्वप्निल कांति, ऐसे प्रयोग अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे। निराला जी की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्र का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितनी पदावली के तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्षण का। केवल भाषा के प्रयोग वैचित्र तक ही बात न रही। ऊपर जिन अनेक यूरोपवादी और वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है, उन सबका प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप पर कुछ न कुछ पड़ता रहा। कलावाद और अभिव्यंजनावाद का प्रभाव यह दिखाई पड़ा, तो इसके विषय में कि कलावाद और अभिव्यंजनावाद का प्रभाव क्या क्या रहा, कि कलावाद और अभिव्यंजनावाद का पहला प्रभाव यह दिखाई पड़ा कि काव्य में भावानुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समझा जाने लगा। यानी भाव को हटा दिया गया, जो चीज़ें कल्पनात्मक हैं उसे सम्मिलित किया गया। कल्पना अधिकतर अप्रस्तुत की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और विचित्रता लाने में ही प्रवृत्त हुई। प्रकृति के नाना रूप और व्यापार इसी अप्रस्तुत योजना के काम में लाए गए, सीधे उनके मर्म की ओर हृदय प्रवृत्त ना दिखाई पड़ा। पतंजलि अलबत्ता प्रकृति के कमनीय रूपों की ओर कुछ रुक कर हृदय रमाते पाए गए। दूसरा प्रभाव यह देखने में आया कि अभिव्यंजना प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सब कुछ समझी गई। नाना अर्थभूमियों पर काव्य का प्रसार रुक सा गया। प्रेम क्षेत्र कहीं आध्यात्मिक कहीं लौकिक के भीतर ही कल्पना की चित्र विधायनी क्रीड़ा के साथ प्रकांड वेदना, औतसुक, उन्माद आदि के व्यंजना तथा क्रीड़ा से दौड़ी हुई प्रिय के कपोलों पर की ललाई, हाव भाव, मधुस्राव, अश्रु प्रवाह इत्यादि के रंगीले वर्णन करके ही अनेक कवि अब तक पूर्ण तृप्त दिखाई देते हैं। जगत और जीवन के नाना मार्मिक पक्षों की ओर उनकी दृष्टि नहीं है। बहुत से नए रसिक प्रसवेद, गंधायुक्त, चिपचिपाती और भिनभिनाती भाषा को ही सब कुछ समझने लगे हैं। लक्षणा शक्ति के सहारे विव्यंजना प्रणाली या काव्य शैली का अवश्य बहुत कुछ विकास हुआ है। आगे है, पर अभी तक कुछ बधे हुए शब्दों की रूढ़ी चल रही। रीतिकाल की श्रृंगारी कविता की भरमार की तो इतनी निंदा की गई, पर वही श्रृंगारी कविता कभी रहस्य का पर्दा डालकर, कभी खुले मैदान अपनी कुछ अदा बदल कर फिर प्रायः सारा काव्य क्षेत्र में छेक कर चल रही है। कलावाद के प्रसंग में बार बार आने वाले सौंदर्य शब्द के कारण बहुत से कवि बेचारे स्वर्ग की अप्सराओं को पर लगाकर कोह काफ की परियां या बिहिस्त के फरिश्तों की तरह उड़ाते हैं। सौंदर्य चयन के लिए इंद्राधनुषी बादल, उषा, बिकच कलिका, पराग, सौरभ, स्मित आनंद, आधार पल्लव इत्यादि बहुत ही सुंदर और मधुर सामग्री प्रत्येक कविता में जुटाना आवश्यक समझते हैं। स्त्री के नाना अंगों के आरोप के बिना वे प्रकृति के किसी दृश्य के सौंदर्य की भावना ही नहीं कर सकते।
कला कला की पुकार के कारण यूरोप में गीत मुक्त को लिरिक्स का ही अधिक चलन देखकर यहाँ भी उसी का जमाना, यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ, जिनमें कुछ इतवृत्ति भी मिला रहता हो। अब तो विशुद्ध काव्य की सामग्री जुटाकर सामने रख देनी चाहिए, जो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही संभव है। इस प्रकार काव्य में जीवन को अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों की उद्भावना बंद सी हो गई। तो ये पूरा आपको पता चल रहा है इसे पढ़ने से कि उस समय की आधुनिक काल जो काव्य खंड था, जो काव्य था, उसका प्रसार खड़ी बोली में किस प्रकार हुआ, किस प्रकार छायावाद आया, किन किन विषयों को सम्मिलित किया गया, किन किन विदेशी लेखकों से प्रेरित हुआ गया, और क्या उस समय की शैली रही, क्या उस समय का वस्तु विधान रहा, इन सभी के विषय में आपको यहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही कि छायावाद में कैसी रचनाएं आने लगी, इसके पहले कैसी रचनाएं की जाती थी, और कवियों के अनुसार किस प्रकार की रचनाओं की डिमांड बढ़ रही थी, जिसे उन्हें वैसे काम करना पड़ रहा था, उस तरीके से रचना करनी पड़ रही थी। खैरियत यह हुई कि कलावाद की उस रसवर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न कराना है। देखिए, शुक्ल जी कह रहे हैं कि कलावाद की उस रसवर्जनी सीमा तक लोग नहीं बढ़े जहाँ यह कहा जाता है कि रसानुभूति के रूप में किसी प्रकार का भाव जगाना तो वक्ताओं का काम है। कलाकार का काम तो केवल कल्पना द्वारा बेल बूटे या बारात की फुलवारी की तरह की शब्दमयी रचना खड़ी करके सौंदर्य की अनुभूति उत्पन्न कराना है। हृदय और वेदना का पक्ष छोड़ा नहीं गया है, इससे काव्य के प्रकृत स्वरूप के तिरोभाव की आशंका नहीं है, पर छायावाद और कलावाद के सहसा आ धमकने से वर्तमान काव्य का बहुत सा अंश एक बधी हुई लीक के भीतर सिमट गया, नाना अर्थभूमियों पर न जाने पाया। यह अब अवश्य कहा जाएगा। छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे काव्य शैली का बहुत अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं। शुक्ल जी कह रहे हैं कि काव्य की शैली का छायावाद के अंतर्गत ज़्यादा विकास हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं। उसमें भावावेश की आकुल व्यंजना, लाक्षणिक वैचित्र, मूर्ति प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि काव्य का स्वरूप संगठित करने वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ी। भाषा के परिमार्जन काल में किस प्रकार खड़ी बोली की कविता के रूखे सूखे रूप से उबकर कुछ कवि उसमें सरसता लाने के चिन्ह दिखा रहे थे, यह कहा जा चुका है। अतः आध्यात्मिक रहस्यवाद का नूतन रूप हिंदी में न आता तो भी शैली और अभिव्यंजना पद्धति की उक्त विशेषताएं क्रमशः स्फुरित होती और उनका स्वतंत्र विकास होता। हमारी काव्य भाषा में लाक्षणिकता का कैसा अनूठा आभास घनानंद की रचनाओं में मिलता है, यह हम दिखा चुके हैं। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। उसके ऊपर प्रतीकवाद या चित्र भाषावाद, सिंबॉलिज्म नाम की काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा। हर्ष की बात है कि अब कोई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मानवीय पक्षों की ओर भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में प्रतिक्रिया के प्रदर्शन में नएपन का नुमाइश का शौक भी घट रहा। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को भिन्नता की हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग क्रमशः कम तथा रचनाओं को सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की रुचि क्रमशः अधिक होती दिखाई पड़ती है। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर तो विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते तथा लौकिक और अलौकिक प्रणय मधुगान ही करते रहे, पर इधर लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्ति लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत के वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके इस जले जगत के वृंदावन बन जाने की आशा भी प्रकट की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। इसी प्रकार श्री सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली है। सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया है और जीवन की गति में भी लय का अनुभव किया है। बहुत अच्छा होता यदि पंत जी उसी प्रकार की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप में लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। युगवाणी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में परिणित होती दिखाई देती है।
आगे है कि निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले से ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस रहस्य नाद वेग ओंकार सार का गान किया, जूही की कली शेफालिका में उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुष्प चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जागरण पीड़ा बजाई, इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ी की। और इधर आकर इलाहाबाद के पथ पर एक पत्थर तोड़ती दीन स्त्री के माथे पर के श्रमिसी कर दिखाए। सारांश यह है कि शैली के वैलक्षण द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। इधर हमारे साहित्य क्षेत्र की प्रवृत्तियों का परिचालन बहुत कुछ पश्चिम से होता है। कला में व्यक्तित्व की चर्चा खूब फैलने से कुछ कवि लोग के साथ मेल न मिलने की अनुभूति की बड़ी लंबी चौड़ी व्यंजना कुछ मार्मिकता और कुछ फक्कड़पन के साथ करने लगे हैं। भाव क्षेत्र में असामंजस्य की इस अनुभूति का भी एक स्थान अवश्य है, पर यह कोई व्यापक अस्थायी मनोवृत्ति नहीं। हमारा भारतीय काव्य उस भूमि की ओर प्रवृत्त रहा जहाँ जाकर प्रायः सब हृदयों का मेल हो जाता है। वह सामंजस्य को लेकर, अनेकता में एकता को लेकर चलता रहा, असामंजस्य को लेकर नहीं। उपर्युक्त परिवर्तनवाद और छायावाद को लेकर चलने वाली कविताओं के साथ साथ दूसरी धाराओं की कविताएं भी विकसित होती हुई चल रही। द्विवेदी काल में प्रवर्तित विविधा वस्तुभूमियों पर प्रसन्न प्रवाह के साथ चलने वाली काव्य धारा स्वर्गश्री मैथिली शरण गुप्त, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, अनूप शर्मा, श्याम नारायण पांडे, पुरोहित प्रताप नारायण, तुलसीराम शर्मा, दिनेश इत्यादि अनेक कवियों की वाणी के प्रसाद से विविधा प्रसंग, आख्यान और विषय लेकर निखरती और प्रौढ़ और प्रगल्भ होती चली आ रही। उसकी अभिव्यंजना प्रणाली में अब अच्छी सरसता और सजीवता तथा अपेक्षित वक्रता का भी विकास होता चल रहा है। यद्यपि कई वादों के कूद पड़ने और प्रेम गान की परिपाटी लव लिरिक्स का फैशन चल पड़ने के कारण अर्थभूमि का बहुत कुछ संकोच हो गया और हमारे वर्तमान काव्य का बहुत सा भाग कुछ रूढ़ियों को लेकर एक बधी लीक पर बहुत दिनों तक चला। फिर भी स्वाभाविक स्वच्छंदता, ट्रई रोमांटिसिज्म के उस नूतन पथ को ग्रहण करके कई कवि चले जिनका उल्लेख पहले हो चुका है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में द्वितीय उत्थान के भीतर कहा जा चुका है। तृतीय उत्थान के भीतर में मुकुटधर पांडे की रचनाएं छायावाद के पहले किस प्रकार नूतन स्वच्छंद मार्ग निकाल रही थी, यह भी हम दिखा आए हैं। मुकुटधर जी की रचनाएं नरेतर प्राणियों की गतिविधि का भी राग रहस्यपूर्ण परिचय देती हुई स्वाभाविक स्वच्छंदता की ओर झुकती मिलेगी। प्रकृति प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय, उनकी गतिविधि पर आत्मीय व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक स्वच्छंदता के पथ चिन्ह हैं। सर्वश्री सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठाकुर गुरुभक्त सिंह, उदय शंकर भट्ट इत्यादि कई कवि विस्तृत अर्थभूमि पर स्वाभाविक स्वच्छंदता का मर्मपथ ग्रहण करके चले हैं। वे न तो केवल नवीनता के प्रदर्शन के लिए पुराने छंदों का तिरस्कार करते हैं, न उन्हीं में एक बारगी बंधा कर चलते हैं। वे प्रसंग के अनुकूल परंपरागत पुराने छंदों का व्यवहार और नए ढंग के छंदों तथा चरण व्यवस्थाओं का विधान भी करते हैं। व्यंजक, चित्र विन्यास, लाक्षणिक वक्रता, मूर्तिमत्ता, सरस पदावली आदि का भी सहारा लेते हैं, पर इन्हीं बातों को भी सब कुछ नहीं समझते। एक छोटे से घेरे में इनके प्रदर्शन मात्र से वे संतुष्ट नहीं दिखाई देते हैं। उनकी कल्पना इस व्यक्त जगत और जीवन की अनंत बीथियों में हृदय को साथ लेकर विचरने के लिए आकुल दिखाई देती है। आगे है कि तृतीयोत्थान की प्रवृत्तियों की इस संक्षिप्त विवरण से ब्रजभाषा काव्य परंपरा के अतिरिक्त इस समय चलने वाली खड़ी बोली की तीन मुख्य धाराएं स्पष्ट हुई होंगी। द्विवेदी काल की क्रमशः विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा, छायावाद कही जाने वाली धारा तथा स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलती हुई धारा, जिसके अंतर्गत राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की लालसा व्यक्त करने वाली शाखा भी हम ले सकते हैं। ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं और अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है। तो शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि जो द्विवेदी काल की विस्तृत और परिष्कृत होती हुई धारा थी, छायावाद कही जाने वाली धारा थी, स्वाभाविक स्वच्छंदता को लेकर चलने वाली धारा थी, ये तीन जो मुख्य धाराएं थी, ये धाराएं वर्तमान काल में चल रही हैं। अभी इतिहास की सामग्री नहीं बनी है, यानी कि अभी इसी विषय पर रचनाएं हो रही हैं। इसीलिए इनके भीतर की कुछ कृतियों और कुछ कवियों का थोड़ा सा विवरण देकर ही हम संतोष करेंगे। इनके बीच मुख्य भेद वस्तु विधान और अभिव्यंजन कला के रूप और परिमाण में है।
पर काव्य की भिन्न भिन्न धाराओं के भेद इतने निर्दिष्ट नहीं हो सकते कि एक की कोई विशेषता दूसरे में कहीं दिखाई ना पड़े। जबकि धाराएं साथ साथ चल रही हैं तब उनका थोड़ा बहुत प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा ही। एक धारा का कवि दूसरी धारा की विशेषता किसी विशेषता में भी अपनी कुछ निपुणता दिखाने की कभी कभी इच्छा कर सकता है। धाराओं का विभाग सबसे अधिक सामान्य प्रवृत्ति देखकर ही किया जा सकता है। फिर भी दो चार कवि ऐसे रह जाएंगे जिनमें सब धाराओं की विशेषताएं समान रूप से पाई जाएंगी, जिनकी रचनाओं का स्वरूप मिला जुला होगा, कुछ विशेष प्रवृत्ति होगी भी तो व्यक्तिगत होगी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा भी होगा कि जो अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वस्तु विधान को लेकर कविता करेंगे, पर कुछ ऐसे भी रहेंगे जो एक स्वर, जिनका एक स्वर रहेगा, जिसके जो है सब जो शैली है, जो वस्तु है, वस्तु विधान है, वो सब एक से रहेंगे। और किसी किसी में जो भिन्नता होगी वो व्यक्तिगत भिन्नता होगी। आगे है ब्रज भाषा काव्य परंपरा। तो ब्रज भाषा काव्य परंपरा के विषय में देखते हैं। ये तो रही, अब तक हमने किसके विषय में देखे, खड़ी बोली काव्य परंपरा के विषय में। अब ब्रज भाषा काव्य परंपरा देखते हैं कि जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रज भाषा की काव्य परंपरा भी चल रही है। यद्यप खड़ी बोली का चलन हो जाने से ब्रजभाषा की रचनाएं प्रकाशित बहुत कम होती हैं, पर अभी देश में ना जाने कितने नगरों और ग्रामों में बराबर ब्रजवाणी की रसधारा बहाते चल रहे हैं। जब कहीं किसी स्थान पर कभी सम्मेलन होता तब ना जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि रत्नाकर जी की उद्धव शतक एक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस तृतीय उत्थान में भी निकली थी। सर्ग प्रबंध काव्य में हमारा बुद्ध चरित्र, जो कि 7 संवत 1979 में प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध का लोक पावन चरित्र उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है, यानी कि ब्रज भाषा में वर्णित है। बुद्ध चरित्र, उद्धव शतक, जो कि रत्नाकर जी का उद्धव शतक है, और बुद्ध चरित्र, ये दोनों रचनाएं काव्य भाषा इनकी क्या है, ब्रज भाषा, जिसमें रामकृष्ण की लीला भी अब भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिले बहुत दिन हुए। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लाल जी भार्गव के दोहे बिहारी के रास्ते पर चल ही रहे हैं। अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी को रामचंद्रोदय काव्य के लिए देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए मिला। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बाराहट का प्रताप चरित्र वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992 में प्रकाशित हुआ। पंडित गया प्रसाद शुक्ल सनेही की सरस कविताओं की धूम कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती हैं। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का ब्रज रज इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है। इधर श्री उमाशंकर वाजपेयी उमेश जी की ब्रज भारती में ब्रज भाषा बिल्कुल नई साज धज के साथ दिखाई पड़ी है। हम नहीं चाहते और शायद कोई भी नहीं चाहेगा, ऐसा शुक्ल जी कह रहे हैं, कि ब्रज भाषा काव्य की धारा लुप्त हो जाए। उसे यदि इसी काल में भी चलना है तो वर्तमान भावों को ग्रहण करने के साथ ही साथ भाषा की भी कुछ परिष्कार करना पड़ेगा। उसे चलती ब्रज भाषा के अधिक मेल में लाना होगा। अप्रचलित संस्कृत शब्दों को भी अब बिगड़े रूपों में रखने की आवश्यकता नहीं। बुद्ध चरित्र काव्य में भाषा के संबंध में हमने इसी पद्धति का अनुसरण किया था और कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ी थी। तो शुक्ल जी कह रहे हैं कि मैंने बुद्ध चरित्र में काव्य के भाषा के संबंध में इसी पद्धति का प्रयोग किया, इससे कोई बाधा नहीं हुई। द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली काव्य धारा। अब क्या है कि द्विवेदी काल में खड़ी बोली काव्य धारा क्या थी, इसके विषय में देखेंगे। किस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज भाषा के स्थान पर प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित्त सवैये बहुत लिखे जा चुके थे। अब और विषयों को लेकर तथा और छंदों में भी रचना चलनी चाहिए। खड़ी बोली को पद्यों में अच्छी तरह ढालने में जो काल लगा, उसके भीतर की रचना तो बहुत कुछ इतिवृत्तात्मक रही, पर इस तृतीय उत्थान में आकर यह काव्य धारा कल्पनावित, भाषाविष्ट और अभिव्यंजनात्मक हुई। भाषा का कुछ दूर तक चलता हुआ स्निग्ध, प्रसन्न और प्रांजल प्रवाह इस धारा की सबसे बड़ी विशेषता है। खड़ी बोली वास्तव में इसी धारा के भीतर मजी है। भाषा का मजना वहीं संभव है जहाँ उसकी अपनी गतिविधि का पूरा समावेश होता है और कुछ दूर तक चलने वाले वाक्य सफाई के साथ पद्यों में बैठ जाते हैं।
एक संबंध सूत्र में बद्ध कई अर्थ समूहों की एक समन्वित भावना व्यक्त करने के लिए ही ऐसी भाषा अपेक्षित होती है जहाँ एक दूसरे में असंबद्ध छोटी छोटी भावनाओं को लेकर वाग वैशिष्ट की झलक या चलचित्र की ही छाया दिखाने की प्रवृत्ति प्रधान होगी। वहाँ भाषा की समन्वय शक्ति का परिचय न मिलेगा। व्यापक समन्वय के बिना कोई ऐसा समन्वित प्रभाव भी नहीं पड़ सकता जो कुछ काल तक स्थायी रहे। अस्थायी प्रभाव की ओर लक्ष्य इस काव्यधारा में बना हुआ है। दूसरी बात जो इस धारा के भीतर मिलती है, हमारे यहाँ के प्रचलित छंदों या उनके भिन्न भिन्न योगों से संगठित छंदों का व्यवहार। इन छंदों की लयों के भीतर नाद सौंदर्य की हमारी रुचि निहित है। नवीनता में बट्टा लगने के डर से ही छंदों को छोड़ना सहृदयता से अपने को दूर बताना है। नई रंगत की कविताओं में जो पद या चरण रखे जाते हैं उन्हें प्रायः अल्पाने की जरूरत होती है, पर ठीक लय के साथ कविता पढ़ना और आलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। शुक्ल जी कह रहे हैं ठीक लय के साथ पढ़ना और आलाप के साथ गाना दोनों अलग अलग हैं। इस धारा में कल्पना और भावात्मिकता वृत्ति अधर में नास्ती तो नहीं मिलती, पर बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिककर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती है। इससे कला का कुतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है। ये देखिए शुक्ल जी का ये कथन कई बार एग्जाम में आया है। यह बात तो स्पष्ट है कि ज्ञान ही काव्य के संचरण के लिए रास्ता खोलता है। ज्ञान प्रसार के भीतर ही हृदय प्रसार होता है और हृदय प्रसार ही काव्य का सच्चा लक्ष्य है। अतः ज्ञान के साथ लगकर ही जब हमारा हृदय परिचालित होगा तभी काव्य की नई नई मार्मिक अर्थभूमियों की ओर वह बढ़ेगा। ज्ञान को किनारे रखकर उसके द्वारा सामने लाए हुए जगत और जीवन के नाना पक्षों की ओर न बढ़कर यदि काव्य प्रवृत्त होगा तो किसी एक भाव को लेकर अभिव्यंजना के वैचित्र प्रदर्शन में ही लगा रह जाएगा। इस दशा में काव्य का विभाव पक्ष शून्य होता जाएगा, उसकी अनेक रूपता सामने न आएगी। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि धारा एक समीचीन पद्धति पर चली है। इस पद्धति के भीतर इधर आकर काव्यत्व का अच्छा विकास हो रहा, यह देखकर प्रसन्नता होती है। अब इस पद्धति पर चलने वाले कुछ प्रमुख कवियों का उल्लेख किया जाता है, तो कौन कौन है प्रमुख कवि? सबसे पहले हैं गोपाल शरण सिंह। ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, इससे अनेक रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मस्ती चली आ रही। इन रचनाओं का आरंभ संवत 1971 से होता है। अब तक इनकी रचनाओं के 5 संग्रह निकल चुके हैं: माधवी, मानवी, संचिता, ज्योतिष्मती और कादम्बिनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं, पर आगे चलकर हमें बराबर मार्मिक उद्भावना तथा विव्यंजना की एक विशिष्ट पद्धति मिलती है। इनकी छोटी छोटी रचनाओं में, जिनमें से कुछ गेय भी हैं, जीवन की अनेक दशाओं की झलक है। मानवी में इन्होंने नारी को दुल्हीन, देवदासी, उपेक्षिता, अभागिनी, भिखारिणी, वीरांगना इत्यादि अनेक रूपों में देखा है। ज्योतिष्मती के पूर्वार्ध में तो असीम और अव्यक्त तुम है और उत्तरार्ध में ससीम और व्यक्त मैं संसार के बीच। इसमें प्राय उन्हीं भावों की व्यंजनाएं जिनकी छायावाद के भीतर होती है, पर ढंग बिल्कुल अलग, अर्थात रहस्यदर्शियों का सा ना होकर भोले भाले भक्तों का सा है। कवि ने प्रार्थना भी की है, तो क्या की है कि पृथ्वी पर ही मेरे पद हों, दूर सदा आकाश रहे। और व्यंजना को गुण बनाने के लिए कुछ असंबद्धता लाने, नितांत अपेक्षित पद या वाक्य भी जोड़ देने, अत्यंत अस्फुट शब्द के संबंध के आधार पर उपलक्षणों का व्यवहार करने का प्रयत्न इनकी रचनाओं में नहीं पाया जाता। आजकल बहुत चलते हुए कुछ रमणीय लाक्षणिक प्रयोग अवश्य कहीं कहीं मिलते हैं। कुछ प्रगीत मुक्तकों में यत्रा तत्रा छायावादी कविता के ढंग के रूपक भी इन्होंने रखे, पर वे खुलकर सामने आते हैं, जैसे सज धजकर मृदु व्यथा सुंदरी, तजकर सब घर बार, दुख यामिनी में जीवन की करती है अभिसार। उस अनंत के साथ अपना अटल संबंध कभी बड़ी सफाई से इतने ही में व्यक्त कर देता है। तो क्या कहता है कि तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा। देखिए इसमें अनंत के साथ अपना अटल संबंध, कि तू अनंत द्युतिमय प्रकाश है, मैं हूँ मलिन अंधेरा, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों का संबंध एक दूसरे से बहुत ही प्रगाढ़ है। आगे कि पर सदैव संबंध अटल है जग में मेरा तेरा, उदय अस्त तक तेरा साथी मैं ही हूँ इस जग में, मैं तुझ में ही मिल जाता हूँ होता जहाँ सवेरा। मानवी में अभागिनी का संबोधन करके कवि कहता है, तो क्या कहती हैं, चुकती है नहीं निशा तेरी, कभी प्रभात नहीं होता, तेरे सुहाग का सुख बाले आजीवन रहता है सोता, है फूल फूल जाते मधु में,
सुरभित मलया नील बहती है, सब लता बल्लियाँ खिलती हैं, बस तू मुरझाई रहती है। सब आशाएं अभिलाषाएं उर कारागृह में बंद हुई, तेरे मन की दुख ज्वालाएं मेरे मन में आज छंद हुई।